नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है दादी माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाला छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा जो मन है वह हमेशा क्या है, एक जैसा नहीं रहता, कभी अनमना भी हो जाता है। और जो मेरे शुभचिंतक मित्र हैं वो है ना, मुझे मतलब पहले तो दिलासा देते हैं मुंह पर, परंतु पीठ पीछे वही क्या कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी घबराने वाला है, और इसी बात के कारण मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब लेखक यहाँ पर सोचता है कि मैं उन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, सोचने से होता क्या, फिर भी उसको क्या है, वो वाली यादें याद आ जाती हैं। उन यादों में जो ऋतु का वर्णन किया गया है वो शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोले ले रहा है। दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेरू और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के भी सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुआर का जो महीना है उस का वर्णन करते हुए कुआर के बारे में बता रहे कि कुआर में क्या होता है, तो चारों ओर क्या पानी भर जाता है और जो पौधे होते हैं उनकी जो घासें हैं वो आ जाती हैं। प्याज की जो ऊपर की जड़ें वगैरह होती हैं, नीचे से जड़ें और ऊपर जो पत्ते हैं वह भी आकर के एक अलग ही प्रकार की गंध बिखेर देते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हर मौसम की क्या है, अलग अलग बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अलग अलग मौसम के बारे में कि यदि गर्मी में आम ना मिले, चैत्र के दिनों में गुड़ और लाई ना मिले तो कोई अफसोस नहीं होता, परंतु कुआर के दिनों में जब ये झाग भरा जलाशय होता है, उसमें जल भरा होता है, तो उसमें नहीं कूदे तो उसमें क्या है, बिना आनंद मनाए नहीं रह सकती। मतलब कूदना बहुत अच्छा लगता है। मैं भीतर हुक्कड़ रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। आगे बता रहा है लेखक अपनी कि मैं तो मतलब 1-2 दिन ही कूद पाया था, उसके बाद में बीमार पड़ गया था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो छोटी मोटी बीमारी होती है वह मुझे अच्छी लगती, क्यों लगती है, उसमें क्या है, मेरी देखभाल अच्छे से होती है और खाने के लिए नींबू और साबुन मिलता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ता ही गया। मतलब इस बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को नींबू और साबुन मिले हूँ, बल्कि बुखार चढ़ता ही गया। ज्वर मतलब यहाँ पर बुखार से है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, मतलब मैंने रजाई पर रजाई उड़ी और उतरा भी, बुखार का उतरा रात के 12 बजे उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले उपदेश ने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद टपकते हुए जल की शीतलता। यहाँ पर दादी माँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि दादी क्या नहा कर आई थी और नहाने के बाद जब
वो सफेद साड़ी पहनी थी, वो भी साड़ी का वर्णन बताया कि किनारीहीन, और उसमें भी क्या उनके जो सफेद बाल थे और उन सफेद बालों से गिरता हुआ पानी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, मतलब मैं बीमार था तो मेरे सर को देखा और पेट को देखा। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, और जैसे ही मुझे बुखार में देखा तो उन्हें जल्दी से अपने आंचल बोलते दुपट्टा की गांठ खोल करके और एक उसमें से क्या है मिट्टी निकाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, पर सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बता रहे हैं कि उनकी जो दादी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उनकी देखभाल करती थी, तो कभी क्या है पंखा हिलाती थी, तो कभी है ना उनके शरीर को बार बार छू कर देखती थी कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, और उनके सिर पर क्या है दालचीनी का लेप लगाती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब कोई भी बीमार होता था तो जो दादी माँ है वो बहुत ज्यादा चिंता से उसकी देखभाल करती थी। यहाँ पर लेखक बीमार हुआ था तो लेखक की भी बहुत ज्यादा उन्होंने देखभाल की। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, मतलब गांव में कोई भी बीमार हो जाए तो उन्हें क्या है 50 प्रकार की जो दवाइयां होती हैं उनके नाम मुखाग्र याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब जैसे हाथ पैर और पेट छूती तो उनको पता चल जाता था कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में मैं रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब इतनी सफाई रखती थी कि यदि किसी को सफाई सीखना हो तो दादी माँ से सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुने मिक्सचर की शीशी की तेताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब जब दादी मेरी देखभाल करती थी तो मुझे वो बुखार अच्छा लगता था, परंतु अब मेरी दादी मेरी देखभाल नहीं करती है, नौकर चाकर करते हैं, तो मुझे है ना वो बुखार बुलाने में मन नहीं करता और मुझे लगता है कि बुखार क्या है जल्दी से भाग जाए। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब यहाँ पर क्या शादी हो रही है तो मेहमानों का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं, मतलब दादी को लगता था कि सारे काम मैं स्वयं ही करती हूँ, और दादी बोलती भी थी कि यदि मैं एक भी काम नहीं करूं तो ये कोई भी काम होने वाला नहीं है। जानने को तो यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब दादी कुछ करती नहीं थी ये तो सभी लोग जानते थे, परंतु यदि दादी नहीं होती थी तो वो कार्य देरी से होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सोना होगा बधन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर देखते हैं कि जो चाची रहती है रामी चाची, उन पर दादी बिगड़ रही होती क्योंकि उन्होंने उसको पैसे दिए होते हैं मुसीबत के वक्त, परंतु वो लौटा नहीं पाती हैं। तो दादी कहती जब तेरे को चाहिए थे तब तो तूने मेरे से खूब मेहनतें की, मेरे से मांग ली, और अब कह रही कि जब फसल कटेगी तब दूंगी। एक फसल तो कट चुकी तेरी, अब दूसरी फसल जब कटेगी तब देगी क्या। दूंगी मालकिन,
रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्सार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब यहाँ पर जो लेखक है बोलता है कि दादी उसको रहने दो, अब उसकी जरूरत पूरी हो गई है, अब उसको जैसे ही पैसे मिलेंगे तो वो आपके पैसे लौटा देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उड़ेन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। अब यहाँ पर जो धन्नो राम चाची हैं वह क्या है, जो दादी है उसकी, लेखक की, उसकी बहुत बड़ाई करती हैं। तो लेखक पूछता है, क्या बात है चाची, आज तो तुम बहुत बड़ाई कर रही हो। तब वो बताती है कि दादी आई थी, एक तो मेरे पैसे माफ कर दी, ऊपर से मेरे को 10 रुपए दे गई, ऊपर से बोले कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, और जो जिस बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है तो वो तो देवता है, मतलब बहुत अच्छी नेचर वाला है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। कथा अर्थात कहानी। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। और इस नाटक में क्या होता है कि विवाह से लेकर उनके पुत्र प्राप्ति तक की पूरा जो दृश्य होते हैं उनको दिखाया जाता है। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, मतलब यहाँ पर आदमियों का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ औरतें ही सब करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, मतलब यहाँ पे लड़कों का काम नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। पर दादी गुस्सा करने लगी कि इसमें क्या हो गया, लड़का ही तो है, लड़का हो चाहे भगवान हो, एक जैसे ही तो होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। मतलब उनका दृश्य देख देख कर नाटक का बहुत तेज हंसी आ रही थी लेखक को, परंतु लेखक इसलिए नहीं हंसा क्योंकि हंस जा देता तो उसको क्या है बाहर कर दिया जाता। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। मतलब इसकी भाभी ने जैसा ही नाटक का दृश्य किया तो लेखक को बहुत तेज हंसी आ गई। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, मतलब वही हंसने लगता है लेखक। तो देवू की माँ है, उसकी चादर खींच लेती है और कहती है तो छोटा सा बच्चा है ना, इसको कहो तो दूध पिला दूं और सुला दूं। तो दादी इस पर गुस्सा करने लगती है कि लड़के से क्यों लगती है, मतलब जवान क्यों चलाती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा। भाभी मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान का मतलब होता है किसी चीज के प्राण बचाना। तो यहाँ पे बताया कि जब भी मतलब कोई गलती होती तो और हम दादी माँ के पीछे छुप जाते हैं तो ऐसा लगता था जैसे हम बच गए। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बत्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, मतलब सब लोग क्या है धोखा देने वाले होते हैं, ऐसा दादा की मृत्यु के बाद उनको समझ में आने लगा। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। जब दादा दादी की बातें होती थी तो दादा कहते थे कि मैं
बाद में जाऊंगा, तू पहले चली जाएगी। परंतु उल्टा हो गया, दादा पहले चले गए और दादी रह गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। मतलब पहले जो दादाजी के दोस्त थे सब बोलते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे, और वही कुत्ते जैसे अपनी आदत को बदल दिए। मतलब मुंह में तो राम राम करते थे और पीठ पीछे क्या करते थे, छुरा घोंपते थे, मतलब नुकसान पहुंचाते थे। दादा के साथ में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अब यहाँ पर क्या है, एक बार ऐसा दृश्य मतलब उनके दादा की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ गाँव में क्या तेरहवीं वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है। तो उनके जो बेटे हैं, कोई ने बहुत समझाया दादी ने, पर उनके बेटे नहीं माने और बहुत सारा पैसा उन्हें खाने पीने में उड़ा दिया। वो संपत्ति इनकी नहीं थी, फिर भी इनने क्या है उस चीज में उड़ा दी। तो उसी के लिए दादी मना करती रही, पर ये नहीं मानी। फिर एक बार का दृश्य लेखक को याद आता है कि दादी क्या है, बहुत तेज ठंडी थी और ठंडी में ही क्या है एक संदूक पर दीपक जलाकर बैठी हैं, और पहली बार लेखक ने अपनी दादी माँ की आंख में आंसू देखे थे। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, मतलब रोने लगे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। अब यहाँ पर उनके पैसे के लिए क्या है, दोनों जन चाचा और पापा परेशान हो रहे होते। दादी बोलती, तुम परेशान मत हो, मेरे पास क्या है, दादा ने जो कंगन दिए थे वो रखे हुए हैं और मैंने इसको पहना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पुरखों की निशानी है, इसलिए मैंने क्या है इसको रखा है। और जो पहले के लोग रहते हैं वह क्या है, आगे पीछे की सोच कर ही ये जो कंगन आभूषण वगैरह देते हैं इसी दिन के लिए देते हैं। आगे देखते हैं। सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब पहले तो दादी क्या बड़बड़ करती रहती थी, परंतु इस दृश्य को देखकर मुझे तो ऐसा लगा जैसे दादी बिल्कुल शांत स्वभाव की देवी हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये सो रहा होता है तो ये दादी का पूरा जो दृश्य है इसको स्वप्न में दिखाई देता है। और क्या देखता है कि कौआ क्या है आया है और किशन भैया का पत्र जिसने ले लिया वो कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? और इस पत्र में लिखा रहता है कि जो दादी माँ है वह अब क्या है, नहीं रही, इस दुनिया से चली गई हैं। तो उसको क्या है, इस पत्र पर विश्वास नहीं होता है लेखक को। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। अब हम देखेंगे प्रश्नाभ्यास कहानी से। यह एक कहानी है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो जाती है। सजीव मतलब जिंदा हो जाती हैं।
साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां गंधपुर झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी की देखभाल करना, मतलब दादी उसकी देखभाल करती हैं, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना, और पकड़े जाने पर रामी चाची की घटना आदि बहुत सारी बातें जो कि उसे याद आती हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि कपटी जो मित्र थे और शुभचिंतक क्या है, उन लोगों ने इनको धोखा दे दिया था, और इन गलत मित्रों की संगति से सारा जो धन था वह भी नष्ट हो गया था। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की जो हालत थी वह बिगड़ गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ की सेवा भाव की जो प्रवृत्ति है वह संरक्षणी भावना, परोपकारी भावना व सरस स्वभाव आदि पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल भी रही हैं। अब है कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। क्वार ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, आषाढ़ भयानक गर्मी, कभी कभी कुछ वर्षा भी होती है, और माघ अत्यधिक सर्दी। अगला है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो जैसे हमने लिया सर्दी। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, और गरम गरम जैसे भजिए खाना आदि बहुत सारी चीजें पसंद करते हैं। और फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली आदि खाना पसंद करते हैं। फिर गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल खाए जाते हैं। और सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि भी मिलते हैं। फिर बरसात। तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और फलों में कई प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे आम, आलू बुखारा, खुरमानी, और सब्जियों में बैगन, करेले, परवल आदि सब्जियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब है अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, मतलब उन्हें धन संबंधी समस्या बनी ही रहती है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब लोग ऋण शादी विवाह के लिए लेते हैं, मकान बनवाने के लिए लेते हैं, बच्चों की फीस जमा करने के लिए रहते हैं, फसलों की उनको बुआई करनी होती है तो उसके लिए लेते हैं, और जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण गांव के लोग ऋण लेते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों या साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों के विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो घर पर होने वाले समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं और अलग अलग व्यंजन खाते हैं, नाच गाना खूब होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब हम किसी की समानता बताते हैं तो हम सा, सी शब्दों का प्रयोग करते हैं।
जैसे चांद सा मुखड़ा, ऐसे हम यहाँ पर क्या उपयोग करते रहे। जैसे फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल सी मिश्री सी मीठी उसकी वाणी है, यह फल शहद सा मीठा है, वह पत्थर सा कठोर है, मतलब उसका हृदय क्या है, पत्थर के जैसा है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। अब है कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वक्त आए हैं किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो हमें जब क्रिया पर जोर देना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। जैसे सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी ही पड़ती है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, बरहमा, उरेन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिवड़ा, चिड़वा और चूड़त्र पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरेन और बरहमा शब्द क्रमशः निकास, उरेण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो हम इसके बता सकते जैसे हैं मिट्टी, मिट्टी को बोलते हैं माटी, मट्टी। घासलेट, घासलेट बोलते हैं मिट्टी के तेल को। घना मतलब अधिक, बंदा अर्थात व्यक्ति। चादर तो चद्दर, प्यार को दुलार, पक्षी तो पंछी, नाटक नौटंकी, कौआ तो कागा, विवाह तो ब्याह, शादी, कृष्ण तो किशन, घड़ा मटका, गगरी, स्नान तो नहान। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।